किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल 40 दिन से ऊपर हो जाती है तो 40 दिन से लेके और ये जो 70 दिन की अवस्था होती है, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में कल्ले की बढ़वार, गांठें बनना, बाद में गबोड़ अवस्था आती है, उसके बाद बालियाँ निकलना चालू होती है। तो इस अवस्था में भी अगर आप सही से उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं तो कई बार हमें पैदावार कम मिलता है। आज हम जानेंगे कि 40 से 70 दिन के बीच में हमें कौन कौन से कार्य करने होते हैं गेहूं की फसल में, ताकि हमें गेहूं में अच्छा उत्पादन मिल सके। सिंचाई कैसे करना है, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी खादें डालने से लाभ नहीं मिलेगा। तो एक सही और सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिए। तो सबसे पहले हम बात सिंचाई की ही करते हैं। अब आपने सुना होगा या फिर आप जानते ही होंगे, जितना महत्वपूर्ण होता है खादों का इस्तेमाल करना, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समय से सिंचाई करना। कई बार हम समय से पानी नहीं लगा पाते हैं, तो चाहे कोई भी फसल हो, बिना पानी के, बिना नमी की कमी के कभी भी उसमें किसान साथियों अच्छा पैदावार, मतलब नमी की कमी अगर हो जाती है तो भी वहाँ पे दिक्कत होती है पौधे की अच्छे से ग्रोथ बढ़वार। अब जब नमी की कमी हो जाती है तो पौधा अपने आप को बचाने लगता है, तो पौधे का विकास कहाँ से हो पाएगा। जितना भी पानी उसके पास आसपास इकट्ठा होता है उसी में उसको काम चलाना होता है। तो इस अवस्था में नमी की कमी भी नुकसानदायक होती है और बहुत ज़्यादा पानी भी नुकसानदायक होती है, क्योंकि गेहूं की फसल में कभी भी बहुत ज़्यादा पानी आपको लगाना नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पानी आपको लगातार भर के रखना नहीं होता है, क्योंकि ये धान की फसल नहीं है जो पानी बर्दाश्त कर लेगी। ज़्यादा पानी से पीलापन हो जाता है, पौधा तनाव में चला जाता है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल 40 से 45 दिन की अवस्था में आती है, इस समय सबसे बढ़िया टाइम होता है गेहूं में दूसरा पानी लगाने का। हालांकि ये औसतन समय होता है, ये जो पानी का समय किसान भाई बताया जाता है आपको, जो वैज्ञानिक बताते हैं, वो एक औसतन समय होता है। अब पानी इससे पहले भी आप लगा सकते हैं, इससे बाद में भी आप लगा सकते हैं। यह आपकी मिट्टी, आपके क्षेत्र के हिसाब से निर्भर करता है। अगर आप किसी गर्म क्षेत्र में रहते हैं, मिट्टी आपकी हल्की है, वहाँ पे पानी थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे सर्दियाँ थोड़ा ज़्यादा होती हैं, जल्दी आ जाती हैं, तो मिट्टी भी आपकी भारी है, तो वहाँ पे नमी, मतलब अगर भारी मिट्टी है तो नमी थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहती है, और हल्की मिट्टी है तो नमी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस आपको ऐसा करना है कि मिट्टी में नमी उचित मात्रा में बनी रहे, बस पानी बहुत दिन तक भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो ही आपको अच्छा उपज मिल पाएगा। अब दूसरा पानी हम लगाते हैं कल्ले की बढ़वार वाली अवस्था में। अभी तक जितने भी आपके गेहूं में कल्ले दिखाई दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं सभी कल्ले का विकास सही से हो तो इस अवस्था में सिंचाई करिए। सिंचाई के साथ साथ कुछ खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें डालना होता है यूरिया। हमेशा सिंचाई करने के बाद ही आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल गेहूं में या फिर किसी भी फसल में करना चाहिए। अगर आप सिंचाई से पहले गेहूं या धान में आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो लिंचिंग होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लिंचिंग का मतलब आपको पता होगा, आप जब सिंचाई करते हैं पहले यूरिया डाल देते हैं तो यूरिया क्योंकि बहुत जल्दी घुल जाती है, तो यूरिया पानी के साथ नीचे चली जाती है, बहुत नीचे चली जाती है, जिससे आपके पौधे के जड़ों तक वो खाद नहीं मिल पाती है। जिससे क्या होता है कि आपकी फसल को ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। कई बार आपने देखा होगा हम खादों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमारे पौधे में वो अच्छे से ग्रोथ वो लग नहीं पाता है। वैसे भी जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं, मुश्किल से 25 से 40% ही आपके पौधे उसका उपयोग, मतलब उसमें से नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। बाकी की आपकी मात्रा, आधे से ज़्यादा मात्रा बर्बाद हो जाती है। कुछ लिंचिंग हो जाती है, कुछ आपका पानी के साथ नीचे चली जाती है, कुछ आपका अमोनिया गैस बन के उड़ जाती है। तो यहाँ पे ये तमाम समस्याएं यूरिया खाद के साथ हो जाती है। आप चाहें तो नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो यूरिया में ये समस्या नहीं होती है। तो अगर आप नैनो यूरिया डालना चाहते हैं तो आपको 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से नैनो यूरिया का घोल बना के आपको स्प्रे करना होता है। पहले दूसरे पानी पे डालेंगे तो भी आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर पाएंगे। नैनो यूरिया डालने से आपकी फसल में जो नाइट्रोजन लगता है 80% से ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, नैनो कण होते हैं, जिससे आपके पौधे को इसकी ज़्यादा मात्रा उपयोग कर पाते हैं। जो आप मिट्टी में खाद डालते हैं हमेशा वो कम ही मात्रा में आपके पौधे ले पाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप दानेदार यूरिया डालते हैं तो 40 से 45 किलो यूरिया दूसरे पानी के बाद डालना होता है। अब जब आप यूरिया डालते हैं तो इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। कई बार ऐसा होता है
कि जब हमारी गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की अवस्था में आती है तो उसमें थोड़ा सा ग्रोथ जो होती है अच्छे से नहीं हो पाती है, ग्रोथ रुक जाती है। जो छोटे वाले कल्ले होते हैं उनका विकास अगर आप चाहते हैं, अब छोटे वाले कल्ले से मेरा मतलब यही होता है कि जब भी गेहूँ की आप बुआई करते होंगे या फिर किसी भी फसल में जब कल्ले निकलते हैं, टिलरिंग होती है, तो सभी कल्ले तो एक साथ निकलते नहीं हैं। जो कल्ले पहले निकलते हैं वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जो बाद में निकलते हैं वो छोटे रह जाते हैं, पतले रह जाते हैं, तो उसमें बालियाँ भी छोटी पतली आती हैं। तो आप अगर आप चाहते हैं कि उसमें से भी अच्छी बालियाँ आएँ, वो भी आपके कल्ले जो पतले वाले हैं वो भी अच्छे से उसमें मोटाई आए, उसकी भी लंबाई अच्छे से हो जाए, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए ह्यूमिक एसिड का। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड वैसे तो पहले पानी पे ज़्यादा काम करता है, लेकिन इस अवस्था में डालेंगे तो ये काम क्या करेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले पानी के आसपास जो डालते हैं, हमारे पौधे को ज़्यादा वो लग नहीं पाता है, ज़्यादा पीएच हो गया, फिर कुछ भी गलतियाँ हो गई तो वो अघुलनशील हो जाते हैं। तो जो ह्यूमिक एसिड होता है तो अघुलनशील तत्वों को दोबारा से आपके पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है, जिससे आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ होती है। ह्यूमिक एसिड से पौधे में भोजन बनने की क्षमता का विकास होता है, विस्तार होता है, पौधे भोजन बहुत अच्छे से बनाते हैं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी को भी भुरभुरा करता है, जिससे आपके मिट्टी में वायु संचार भी बढ़ता है। ह्यूमिक एसिड से और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी मदद करता है, जिससे पौधे में अच्छे से भोजन प्रक्रिया बन पाती है। तो यहाँ पे ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से जब आप यूरिया डालते हैं, वैसे तो पहले पानी पे इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन ना डाल पाए हो तो दूसरे पानी पे भी आप यूरिया के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लाभ आपको तब भी मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपने अभी तक दूसरा पानी आप लगाने वाले हैं, अभी तक आपने पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है। पोटास की पूर्ति बुआई के समय ही करनी होती है, बुआई के समय 25 से 30 किलो पोटास डालना होता है, लेकिन ना डाल पाए हो तो पहले पानी पे भी आप पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। लगभग 20-25 किलो पोटास पहले पानी पे डाल सकते हैं, या फिर आप पहले पानी पे भी ना डाल पाए हो तो दूसरे पानी पे भी आप डालेंगे तो कुछ पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान ये रखना है कि जितनी खाली आप बुआई के समय डालते हैं उसका पौधे ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं, पहले पानी पे डालेंगे तो कम उपयोग होगा, दूसरे पानी पे और कम उपयोग होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बुआई के समय डालना सबसे बेस्ट रहता है। ना डाल पाए हो तो आप पहले दूसरे पानी पे इसकी पूर्ति 20-25 किलो पोटास डाल के, जो MOP पोटास 60% वाला आता है, इसको डाल के कर सकते हैं। ये तो बात होगी पोटास ना डाला हो तभी डालना है, डाला है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम करते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। बहुत से किसान साथी पहले पानी के आसपास से डाल देते हैं। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपकी फसल 40-50 दिन की हो गई है, पौधे में थोड़ा पीलापन दिख रहा है, अच्छे से पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, हरियाली कम आ रही है, तो आप डाल सकते हैं। इसमें आपको 2-3 चीज़ें डालनी होती हैं। पहला तो आपको लेना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम, दूसरा चीज़ लेना है आपको फेरस सल्फेट आधा किलो, तीसरा चीज़ लेना है आपको मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 किलो। ये 3 चीज़ें घोलने के बाद अलग अलग घोल बना के एक साथ स्प्रे करिए, अच्छा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो 1 या 2 किलो इसके साथ यूरिया भी डाल सकते हैं। तो यूरिया जिंक 12% वाला, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, साथ में फेरस सल्फेट आधा किलो, ये 4 चीज़ें अलग अलग घोलना है। उसके बाद एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने गेहूँ की फसल में 25 से 50 दिन तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम जान लेते हैं इससे आगे। गेहूं में तीसरा पानी हम 65 से 70 दिन की अवस्था में लगाते हैं। इस अवस्था के बाद बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब कुछ जो वैरायटियाँ होती है उसमें पहले बालियाँ निकल आती हैं, कुछ वैरायटियों में देर में बालियाँ निकलती हैं। तो ये तो आपकी वैरायटी के समय के आधार पर जितने दिन में पकती होगी। अगर जल्दी पक के तैयार हो जाती है तो बालियाँ निकलना पहले शुरू हो जाती हैं, अगर देर में पक के तैयार होती है तो बालियाँ थोड़ा देर में निकलती हैं। तो फिलहाल तीसरा पानी भी महत्वपूर्ण होता है। तो तीसरा पानी भी आपको 65 से 70 दिन पे या फिर अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार आप पानी का समय आगे पीछे भी कर सकते हैं। बात करते हैं गबोड़ अवस्था, जो गेहूं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बालियां तने के अंदर बनना चालू हो जाती है। मतलब आप कोई तना तोड़ के देखेंगे तो छोटी छोटी आपको बालियां नजर आएँ तो समझ लीजिए कि यहाँ गबोड़ अवस्था या फिर गोब अवस्था या फिर गर्भावस्था इसको बोला जाता है, जिसमें तने थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, बालियाँ उसके अंदर बनना चालू हो जाती हैं। वैसे तो इस अवस्था में कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जैसे हमें डालना होता है NPK 05234, NPK 05234 गबोड़ अवस्था में डालते हैं तो इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम तत्व की पूर्ति होती है। यहाँ पे फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आपकी बालियों तक भोजन पहुँचाएगा, जिससे बालियों का विकास सही से होगा। पोटेशियम से आपके पौधे में फल फूल दाने के विकास में, तने के विकास में काफ़ी मदद मिलता है, पौधे आपके गिरते नहीं हैं। तो NPK 05234 गबोड़ अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले डालना है, तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत से किसान साथी गलती यह करते हैं कि जब बालियाँ निकल आती हैं तब डालते हैं, कुछ बालियाँ निकल आएँ तब डालना स्टार्ट किया तो उतना लाभ नहीं मिलता है। बालियाँ बनते समय डालेंगे
तभी लाभ मिलेगा। 1 से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना होता है। अब जब आप NPK 05234 का प्रयोग करते हैं, इसके साथ हम हमेशा बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। बोरोन से परागण बहुत अच्छे से होता है। परागण का मतलब होता है जब आपके गेहूं में बालियाँ निकल आती हैं तो फूल आते हैं, फूल आने के बाद उसमें परागण होता है, परागण होने के बाद बीज यानी दाने का निर्माण होता है। तो अगर आप दाने अच्छे चाहते हैं कि सभी दाने के अंदर आपका गेहूँ आ पाए, तो इसके लिए आपको बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। ये दो चीज़ें NPK 05234 और बोरोन अलग अलग घोल बनाइए, उसके बाद बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपकी बालियाँ भी अच्छी आएंगी, स्वस्थ आएंगी, हेल्दी आएंगी और आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। अब आपको नमी हमेशा इन अवस्थाओं में बना के रखना होता है जब तक आपके दाने मजबूत ना हो जाएं, तब तक नमी की कमी ना होने पाए। लेकिन पानी भर के भी मत रखिए, पानी भरेंगे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। धन्यवाद।